सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी कक्षा 8 का जो हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र है, जिसको शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने जारी किया है, ये पेपर आपको डीओई की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो ये पेपर सरकार इसीलिए जारी करती है ताकि सभी बच्चे प्रैक्टिस करके अच्छे से जान लें कि हिंदी का पेपर कैसे आएगा, कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कठिन है, कौन सा क्वेश्चन सरल है। इन सब बातों का ज़िक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो का लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो देखो बच्चों, जो आपका हिंदी का पेपर है, उसमें जो है 24 नंबर का तो केवल एमसीक्यू आता है। कितने नंबर का? 24 नंबर का एमसीक्यू आता है। तो किस क्वेश्चन में किस टाइप का प्रश्न आएगा, ध्यान से देखना, क्योंकि जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका पेपर 15 मार्च को है, और जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका पेपर 17 मार्च को है। तो आपके पेपर में काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो फटाफट देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या आएगा। पहला क्वेश्चन जो होगा वो बहुविकल्पीय होगा। यहाँ पे देखो ना, खंड आ बहुविकल्पीय। इसमें क्या आएगा, एक गद्यांश आएगा जो कैसा होता है, अपठित। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे, इस प्रश्न में जो गद्यांश आता है ना, वो आपकी जो 7वीं वाली पुस्तक है हिंदी की, उसी से आता है। यहाँ पे देखो एक पैसेज आया हुआ है। तो पैसेज को कैसे पढ़ना है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। तो पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे। कैसे? अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है, तथा पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। हो ये भी रहा है कि खान-पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीत भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद जो है गडमड हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो इस तरह से आपके पेपर में एक गद्यांश होगा और उसमें से 2 प्रश्न आएँगे, और दोनों एमसीक्यू में होंगे। और प्यारे बच्चों, ये 2-2 नंबर के एमसीक्यू होंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, 2 गुणे 2 यानी 4। तो बिल्कुल ध्यान से करना, एमसीक्यू गलत ना हो, क्योंकि एक एमसीक्यू गलत हुआ तो आपके 2 नंबर कटेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, गद्यांश के अनुसार आधुनिकता का हमारे खान-पान पर क्या प्रभाव हुआ है? तो इसका उत्तर क्या सही है? तो इसमें जो है ये ग वाला ऑप्शन सही है। क्या? आसानी से उपलब्ध व्यंजन आज खास दुकानों पर ढूँढ रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ था? ये देखो, यहाँ लिखा हुआ था कि आसानी से, ये देखो, उन्हें जो है खास दुकानों में तलाशा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? खान-पान की मिश्रित संस्कृति में हम चीज़ों का असली और अलग स्वाद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो यहाँ पे देखो लिखा ना, असली स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, उसका कारण देखो यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसमें कौन-सा ऑप्शन सही है? इसमें भी ये ग वाला ऑप्शन सही है कि पार्टी और प्रीतभोज में हम क्या करते हैं, ढेर सारी चीज़ें जो है एक प्लेट में रख लेते हैं, इसलिए हमारा स्वाद जो है खराब हो रहा है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 में क्या आएगा, ध्यान से सुनना। प्रश्न नंबर 2 में काव्यांश आएगा, यानी एक कविता आएगी। देखो ये कठपुतली वाली कविता है जो आपने 7वीं क्लास में पढ़ रखी है, और इसमें भी 2 एमसीक्यू आएँगे 2-2 नंबर के। पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, कठपुतली क्रोध में क्यों थी? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो। तो इसका उत्तर, पहले का उत्तर जो है खा वाला सही है कि धागों से संचालित होने के कारण। क्यों? क्योंकि जो कठपुतली है वो स्वतंत्र रहना चाहती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें अपने मन के छंद हुए। पंक्ति में कठपुतली अपने मन की कौन सी इच्छा पूरा करनी चाहती है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कठपुतली हाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, यानी मैं अपने मन के अनुसार काम नहीं कर पा रहा हूँ, यानी वो स्वतंत्र होना चाह रही है। तो इसमें जो है दूसरे का ये ख वाला ऑप्शन सही है, स्वतंत्र होने की इच्छा जो है व्यक्त कर रही है। अब
हमारा प्रश्न नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या आएगा? प्रश्न नंबर 3 में व्याकरण के प्रश्न होंगे, वो भी एमसीक्यू में, और 4 नंबर के होंगे। इसके अंतर्गत एक संज्ञा का क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी का नाम होता है। तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन सही है, कबीर दास। अगले में है भाववाचक संज्ञा पहचानिए। तो भाववाची संज्ञा क्या होती है? जो भाव होते हैं। तो यहाँ पर देखो दिल्ली है, दिल्ली क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्रिभुज क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें ये ग वाला ऑप्शन सही है, मिठास। तो भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे? जब किसी में भाव होगा तो वही भाववाचक संज्ञा होगी। तो ये मिठास इसका उत्तर सही है। थर्ड में क्या है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? वाक्य में सर्वनाम की पहचान, यानी एक सर्वनाम वाला क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देना। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो है ये ग वाला ऑप्शन सही है, कौन। सर्वनाम क्या है? कौन। अगले में आएगा विशेषण। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पुलकित पंख में विशेषण के भेद की पहचान करिए। तो प्यारे बच्चों, आपके जो सिलेबस है ना, उसमें गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण का मतलब क्या होता है? जो किसी की क्वालिटी बताता है। यहाँ पे देखो पंख की क्वालिटी कौन बता रहा है? पुलकित। ये पुलकित विशेषण है। और कैसा विशेषण है? गुणवाचक। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 में क्या आएगा? ध्यान से देखना, प्रश्न नंबर 4 में गद्यांश आएगा। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 4 से जो है, जो आपकी पुस्तक है जिसका नाम है वसंत, क्या नाम है? बसंत नाम है, बसंत भाग 3। तो बसंत पुस्तक से जो है प्रश्न आएंगे, प्रश्न नंबर 4 से। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम आपको प्यारे बच्चों आपके सिलेबस भी दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये आपका सिलेबस है। क्योंकि देखो पाठ तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमारा विचार यही है कि हिंदी के पेपर में आप बहुत अच्छे नंबर ला के लेकर आए। तो देखो सिलेबस में कौन कौन से पाठ हैं। पहला पाठ था लाख की चूड़ियां, और किसने लिखा हुआ है? लेखक का नाम भी मन में बैठाते चलो, क्योंकि कई बार लेखक का नाम पूछ लेता है। तो लाख की चूड़ियां कहानी है, किसने लिखा है? कामता नाथ ने। बस की यात्रा किसने लिखा है? हरशंकर परसाई ने। उसके बाद ये भगवान के डाकिए, ये बहुत वीआईपी पार्ट है। भगवान के डाकिए बहुत कुछ रहता है, किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके पेपर में 1-2 घंटे का टाइम है, कई घंटों का टाइम है। तो आप जो है इन पाठों को एक बार जरूर पढ़ लें। अगला चैप्टर कौन सा है? क्या निराश हुआ जाए, किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इतना सिलेबस आपने मिड टर्म में पढ़ा था, लेकिन फाइनल टर्म में क्या है? पूरे सिलेबस से प्रश्न आएंगे। अगला पाठ क्या है? यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता है, किसने लिखा हुआ है? जया जादवानी ने। ध्यान देना, ये कविता बहुत पूछी जाती है, किसने लिखा हुआ है? जया जादवानी ने। अगला है कबीर की साखियां, ये कबीर ने लिखा हुआ है, नाम से ही पता चल गया। अगला है जहां पहिया है, ये किसने लिखा है? पी साईनाथ ने, जिसमें महिलाएं साइकिल चलाती है ना, आपने पाठ पढ़ा हुआ है। अगला पाठ कौन सा बहुत महत्वपूर्ण है? अकबरी लोटा, ये भी बहुत वीआईपी पाठ है, बहुत क्वेश्चन इसमें से आते हैं। किसने लिखा है इसको? अन्नपूर्णानंद वर्मा ने लिखा है। अगला है सूरदास के पद, कविता है, इसको सूरदास ने लिखा है। उसके बाद अंतिम पाठ आपका है पानी की कहानी, ये भी बहुत वीआईपी पाठ है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो इसको किसने लिखा है? रामचंद्र तिवारी ने। तो इस तरह से 10 पाठ आपके सिलेबस में है, जो आपने पढ़े हुए हैं। दिखाने का हमारा बस इतना मतलब था कि आपको लेखक याद हो जाए और आपको मन में बैठ जाए किस किस पार्ट से प्रश्न आने वाले हैं। अब चलते हैं मॉडल पेपर पे। क्योंकि जैसे हमने आपको संस्कृत का मॉडल पेपर समझाया था और आपका पेपर बिल्कुल वैसे आया था, वैसे हिंदी में भी आप बहुत अच्छा करें, यही हमारी इच्छा है। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 4 में जो गद्यांश आया हुआ है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बुराई यह मालूम होती है कि किसी आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। अब ये किस पाठ का गद्यांश है? पाठ पढ़ने से ही आपको पता चल गया। अब ये किस पाठ का पैसेज है? जो आपका पाठ है क्या निराश हुआ जाए, उस पाठ का ये पैसेज है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे, क्योंकि आपने पाठ पढ़ रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? गद्यांश के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, इसका क्या आशय है?
अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये प्रश्न नंबर 4 है। तो 4 के पहले में कौन सा सही है, ये ग वाला ऑप्शन सही है, कमियों को उजागर करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के अनुसार लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जगती है। तो इसमें जो है ये ख वाला ऑप्शन सही है, अच्छाई को उजागर करने से, यानी जब अच्छाई लोगों को बताई जाएगी तो सब सारे लोग जो है अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के अनुसार टिकट बाबू गाड़ी के डिब्बे में क्यों उपस्थित हुए होंगे। तो इसमें ये ख वाला ऑप्शन सही है, लेखक को शेष राशि देने के लिए। चौथा प्रश्न क्या है, गद्यांश के अनुसार लेखक को आश्चर्य क्यों हुआ। तो इसमें जो है ये ग वाला ऑप्शन सही है, टिकट बाबू की ईमानदारी पर। तो आपने पाठ पढ़ा हुआ है ना कि टिकट बाबू जो है लेखक टिकट लेने गया था और उसने 100 रुपए का नोट दे दिया था 10 रुपए का नोट समझ के। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 में क्या आएगा, काव्यांश आएगा, यानी जो आपकी किताब है उसमें से एक कविता आएगी और इससे भी 4 नंबर का एमसीक्यू आएगा। अब यहाँ पे देखो कविता कौन सी है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। अब ये किस पाठ का है, जो आपका पाठ है सूरदास के पद, उस पाठ में है। तो आप जानते हैं सूरदास के पद इस चैप्टर में केवल 2 ही पद हैं, एक पद ही आया हुआ है। तो सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण माँ से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है, ये खा वाला उत्तर उत्तर सही है कि चोटी कब बढ़ेगी, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं। तो क्या करते हैं, वो दूध का सेवन करते हैं। तो ये आपका ग वाला ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बालक कृष्ण माँ से क्या ना देने का उलाहना देते हैं, यानी उनकी माता जो है क्या नहीं दे रही है। तो कविता में आया हुआ है माखन रोटी। तो इसमें ये ग वाला ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन क्या है, इस पद के रचयिता कौन है। देखो अभी हमने आपको बताया था ना कि लेखक जरूर पूछा जाएगा, तो इसके रचयिता कौन है, सूरदास हैं। तो बच्चों वीडियो बड़ी है, हो सकता है क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर है। अब 2.5 घंटे का पेपर अगर हम अच्छे से समझाएंगे तो आपको 30 से 40 मिनट की वीडियो बनेगी। तो आप जो है बिल्कुल ध्यान से एक बार देखें, 2 बार देखें, पेपर जाने के पहले एक बार फिर से देखें, ताकि आप हिंदी के पेपर में अच्छा नंबर पाएं। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 6, इसमें जो है जो आपके गद्य वाले पाठ हैं उसमें से 2 एमसीक्यू आएंगे। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बदलू की चिढ़ किससे थी, लाख की चूड़ियां पाठ के आधार पर बताइए। तो किससे थी, ये गा वाला ऑप्शन सही है, कांच की चूड़ियों से। दूसरा है बस की यात्रा पाठ में बस कैसी थी। तो कैसी बस थी, बस जो है बहुत पुरानी थी। तो ये घा वाला ऑप्शन सही है, वयोवृद्ध और दीनहीन, यानी बिल्कुल खटारा बस थी। प्रश्न नंबर 7 में क्या आएगा, प्रश्न नंबर 7 में जो कविता वाले पार्ट हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, भगवान के डाकिए कविता के रचनाकार कौन है। अभी हमने पीछे आपको बताया ना, तो इसके रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ये खा वाला ऑप्शन सही है। पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं, तो पाठ का ही नाम है भगवान के डाकिए। तो ये का वाला ऑप्शन सही है, भगवान के डाकिए। तो भगवान के डाकिए वाला चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमारा जो है 24 नंबर का जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट हो गया। कितने नंबर का, 24 नंबर का। उसके बाद खंड बा प्रारंभ हो रहा है वर्णनात्मक, यानी ये फुल सेंटेंस वाले क्वेश्चन है लिखने वाले। इसमें जो है प्रश्न नंबर 8 क्या आएगा, व्याकरण। आप ध्यान देंगे आपका पेपर बिल्कुल ही ऐसा आएगा, केवल डिजिट बदला होगा। जैसे यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सुख दुख में समास बताइए। तो इसमें जो है द्वंद्व समास है। तो प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में ज्यादातर द्वंद्व समास ही पूछा जाता है। तो अगर किसी में डैश लगा रहता है, दोनों पद विपरीत होते हैं, तो उसमें द्वंद्व समास होता है। जैसे दिन रात, अब दिन रात में भी कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, यानी डैश मिल गया और दोनों पद विपरीत हैं, यानी विपरीत अर्थ वाले हैं, तो उसमें द्वंद्व समास होगा। अगला है आरामदेह शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। तो इसमें 2 शब्द मिलकर बने हुए हैं। तो इसका पहला शब्द क्या है, आराम, और दूसरा है देह।
आप लिखते चलिए कॉपी में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, नादान शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो नादान क्या है, विशेषण है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, नादानी। क्या हो जाएगा, नादानी। खट्टे आम ले आओ, वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो यहाँ पे विशेषण क्या है, खट्टे। विशेषण क्या है, खट्टे। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। क्या आया हुआ है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री के द्वारा दिए गए कोई तर्क दीजिए। तो इसमें देखो कवित्री ने 2-3 तर्क दिया है। पहला तर्क क्या दिया है कि चिड़िया के मुख में अभी भी तिनका है और वह उड़ने को तैयार है। दूसरा तर्क क्या दिया है कि झड़ती हुई पत्ती को रोकने के लिए हाथ तैयार है। और तीसरा तर्क क्या दिया है कि रेलगाड़ी जो है अभी भी चल रही है गंतव्य तक पहुंचाने तक। तो 3 तर्क हमने आपको बताए, आप 3 में से कोई एक लिखेंगे। अगला है, कबीर ने तलवार और म्यान में किसका मोल करने की बात की है। तो प्यारे बच्चों, कबीर की साखियां जो चैप्टर है ना, उसमें आया हुआ है कि जात न पूछो साधु की, ऐसे कुछ कविता है ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान। तो इसमें जो है किसका मोल करना है, तलवार का मोल करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीर ने तलवार का मोल करने की बात कही है। यानी पूरा जो कविता है वो कैसी है, साधु न जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि साधु से क्या पूछने की बात करते हैं, तो ज्ञान पूछने की बात करते हैं, जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान का मोल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्या है, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो आपने पढ़ा हुआ है ना, क्या, चोटी बढ़ाने के लिए, यानी जो उनके बाल है वो कब बढ़ेंगे। चौथा है, एक देश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं, भगवान के डाकिए पाठ के आधार पर बताइए। तो आपने पढ़ा हुआ है ना कि पक्षी और बादल, क्या पढ़े हुए हैं, पक्षी और बादल, ये क्या है, भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पक्षी और बादल। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। तो देखो क्या आया हुआ है, लाला झाऊ लाल से उनकी पत्नी ने कितने रुपए मांगे। तो आपने पढ़ा हुआ है ना अकबरी लोटा वाला पाठ, तो कितने मांगे थे, 250 रुपए। बदलू किस चीज की चूड़ियां बनाता था। ये तो लगभग लगभग सबको आता है, किसकी बनाता था, लाख की बनाता था। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखो, आपका पेपर ऐसे ही आने वाला है। अगला क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसलिए गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, किस सवारी को विनम्र सवारी कहा गया है। तो किस सवारी को कहा गया है, साइकिल की सवारी। कौन सवारी, साइकिल की सवारी। ये इसका उत्तर हो जाएगा, साइकिल की सवारी को विनम्र सवारी कहा गया है। फटाफट प्रश्न नंबर 11 में चलते हैं। इसमें देखो गद्य के आधार पे प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो आपने जो बदलू वाला पार्ट है उसमें पढ़ा हुआ है ना, वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है, अदला बदली, यानी एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना ही क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आजादी का प्रतीक किस प्रकार बन गया। क्योंकि महिलाओं को पहले साइकिल चलाने की अनुमति नहीं थी, जो महिला साइकिल चलाती थी उसकी हंसी उड़ाई जाती थी, इसलिए जो है साइकिल चलाना महिलाओं की आजादी का प्रतीक बन गया। ये इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, लाला झाऊ लाल को बेढंगा लोटा पसंद नहीं था, लेकिन वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोले, वह चुप क्यों रहे, अपना विचार लिखिए। तो आपने पाठ पढ़ा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, इसलिए जो है उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। अगला क्या है, धोखा मिलने के बाद भी लेखक निराश क्यों नहीं है, अपना विचार लिखिए। तो धोखा मिलने के बाद भी लेखक निराश क्यों नहीं है, क्योंकि उसे पता है इस धरती पर बहुत से अच्छे लोग हैं, इसलिए हमें धोखा मिलने पर भी निराश नहीं होना चाहिए, अच्छाई का पालन करना चाहिए, स्वयं अच्छे बनना चाहिए और दूसरे को भी अच्छे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 12 में क्या आएगा,
गद्य पाठ के आधार पे यहाँ पे देखो ना 30 से 40 शब्द होगा, यानी ये 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और ये 4 दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यह कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो किस पाठ के आधार पे उत्तर लिखना है? भगवान के डाकिए। तो इसमें आपको पता है ना कि उसमें क्या है कि पक्षी और बादल, यानी बादल एक देश में बनता है और दूसरे देश में जाकर बरसता है, तो वहाँ की उस देश की खुशबू दूसरे देश में पहुँच जाती है। अब यहाँ पे ये कहने का मतलब क्या है कि जो प्रकृति है, नेचर है, वो किसी में भेदभाव नहीं करती है, सबको समान रूप से पालन करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनके का क्या करती होगी? तो वो तिनका लेकर क्या करेगी? आपको पता है ना, चिड़िया घोंसला बनाती है। क्या बनाती है? घोंसला। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनका लेकर उड़ने को तैयार है। अगला है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? तो क्यों बिखरा देते थे? ताकि उनके बगल में जो उनके दोस्त थे वो भी खा लें, और जो उनको मक्खन अच्छा नहीं लगता था उस मक्खन को भी कृष्ण जो है गिरा देते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? तो क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि जो घास है वो बिल्कुल तुच्छ है, लेकिन उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आँखों में पड़ जाती है तो कष्ट देती है। इसी तरह से इस कविता के द्वारा कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें जो है गरीब व्यक्ति का भी मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 13 में क्या आएगा? एक निबंध आएगा, यानी अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा 80 से 100 शब्दों में। यहाँ पे देखो, वायु प्रदूषण, दीपावली और मोबाइल का प्रभाव। कभी-कभी पर्यावरण पे भी निबंध लिखने के लिए आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 में क्या आएगा? एक एप्लीकेशन आएगी। तो यहाँ पे देखो मॉडल पेपर में क्या आया हुआ है? अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन के अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। यानी प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, और किसका पत्र है? अवकाश, अवकाश मतलब छुट्टी का पत्र है, और विषय क्या है कि भाई की शादी है और 2 दिन की छुट्टी चाहिए। इसके अथवा करे में दूसरा पत्र आता है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। यानी एक पत्र तो आता है औपचारिक, यानी जो किसी अधिकारी या प्रिंसिपल को लिखा जाता है। दूसरा पत्र आता है अनौपचारिक, जो किसको लिखा जाएगा? भाई को लिखा जाएगा या अपने मित्र को लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा पेपर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी 2 मॉडल पेपर हम आपके लिए लाने वाले हैं। ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा आप कमेंट करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, धन्यवाद।